बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एक शख्सियत की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है चिराग पासवान। बिहार चुनावों की तारीखों से पहले भी चिराग पासवान सेंटर ऑफ डिस्कशन रहे और अभी भी चिराग पासवान पर पूरा फोकस है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान, जिन पर हम पूरा फोकस डालने वाले हैं। चिराग जी, थैंक यू आज तक से बात करने के लिए। किस तरह का आपका इस वक्त कैंपेनिंग चल रहा है? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर आपके फोकस में है, लेकिन 29 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सबसे ज्यादा है। क्या स्थिति है? मुझे लगता है भाई आज की तारीख में, और ये मैंने हमेशा इस बात को मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा भी है, माना भी है, बिकॉज मेरा एक अपना अनुभव 2020 का भी रहा है। सो मैं मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए जितना स्ट्रांग है अपने में, इट इज अ वेरी स्ट्रांग विनिंग कॉम्बिनेशन हम 5 दलों का। वाई आई से दिस कि 2020 में जब मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त भी डिवाइडेड एनडीए होने के बावजूद हम लोगों ने सरकार बनाई बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एक बार फिर 2020 में भी एनडीए की सरकार बनी थी तब, जबकि एज एन अलायंस हम लोग सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे थे। उपेंद्र जी हम लोग के साथ नहीं थे, मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था। उसके बावजूद भी अगर हम लोग सरकार बना पाए, एंड आई थिंक दैट वाज महागठबंधन का, स्पेशली राष्ट्रीय जनता दल का, वो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था, क्योंकि उनको उन सीटों पे लाभ जरूर मिला जिन सीटों पे संभवतः मैंने जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया, या मेरे या उपेंद्र जी के अलग चुनाव लड़ने से जो एनडीए का वोट शेयर बटा है, तो उसका लाभ महागठबंधन को जरूर मिला एंड उनका वो परफॉर्मेंस उस तरीके से देखने को मिला। अगेन एक और अनुभव, उपचुनाव जो हुए थे 4 सीटों पे, एनडीए के हम 5 दलों ने मिलकर कुछ ऐसी सीटें हम लोगों ने जीती जो हम लोग लंबे समय से नहीं जीते थे। बेलागंज जैसी सीट हम लोग पिछले 3-3.5 दशक से हम लोग वो सीट नहीं जीते थे। तरारी वाली सीट हम लोग जीतने में हम लोग सफल रहे। तो ये अपने में उस वक्त भी इसने सिद्ध किया कि 5 दलों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। एंड अब मेरा विश्वास और ज्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग यूनाइटेड हैं, वहीं एक बिखरा हुआ महागठबंधन दिखाई दे रहा है। फ्रेंडली फाइट, आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडली फाइट इन पॉलिटिक्स। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। फाइट है फ्रेंडली में भी, ये दोस्ताना संघर्ष कतई नहीं हो सकता है। अच्छा, एक तस्वीर की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है चुनाव में, तो चलिए कैंपेनिंग हो ही रही है। एक तस्वीर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो वाली तस्वीर जब प्रधानमंत्री की रैली में समस्तीपुर में नीतीश कुमार स्टेज पर आते हैं और सबसे पहले आप उठ के जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। कल भी वो आए, खरना का प्रसाद उन्होंने लिया, आप घर पे आए थे आपके, आपने उनके पैर छुआ, स्वागत किया। कैसे ये जुगलबंदी का क्या है, राज क्या है इसके पीछे? नहीं, ये मुझे लगता है ये तस्वीरों से ज्यादा संस्कार हैं, और इन संस्कारों को मैंने तब भी निभाया जब शायद हम लोग नीतिगत विषयों पर एक पेज पे हम लोग नहीं थे। उस वक्त भी जब मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती थी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, तो तब भी मैंने इस मर्यादा को हमेशा बरकरार रखा। हमेशा चुनाव लड़ रहे थे तब भी? हाँ, जब मैं उस वक्त भी चुनाव भी जब मैं लड़ रहा था तब भी अगर मुझे कहीं सार्वजनिक जगह पे मेरी उनसे मुलाकात होती थी तो मैं जाता था पहुंच चुके उनका। देखिए, ये मैंने हमेशा इस बात को माना है, उम्र में, तजुर्बे में भले वो मुझसे जितने भी बड़े हों, वो तो मायने रखता ही है, उस वजह से वो उस सम्मान के हकदार हैं वो। पर जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संभालने में 2 दशक का उनका योगदान है, आप राइट रॉन्ग डिबेटेबल हर चीज पे आप बहस कर सकते हैं, बट निरंतरता में 2 दशक तक उन्होंने, बीच में मांझी जी का एक छोटा सा कार्यकाल छोड़ दें, उन्होंने बिहार को संभाला है। 2005 जो कि सबसे बुरा दौर था बिहार के लिए, क्योंकि 15 साल के जंगल राज के बाद से आपको बिहार को आगे लेकर जाना था, और जनता ने वो विश्वास दिखाया मुख्यमंत्री जी पर। 2010 में जिस तरीके से एनडीए का परफॉर्मेंस रहा, मैं मानता हूं उस परफॉर्मेंस को इस बार हम लोग ब्रेक करेंगे। 2010 से बेहतर परफॉर्मेंस 2025 में रहेगा, बट वो सम्मान मेरा मुख्यमंत्री जी के प्रति है, और उन्होंने भी गाहे बगाहे हमेशा इस बात को निभाया भी है। अब कल जिस तरीके से वो आए, इतने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद उनके घर में भी छठ होती है, पर उसके बाद भी वो यहाँ पर आए, मेरे परिवार के साथ, सबके साथ उन्होंने पूरा समय बिताया, क्योंकि ये एक ऐसा समय जब मेरी फुआ, उनके बच्चे वगैरह, मेरी सारी कजन, सारी बहनें, सब लोग एक साथ हैं, तो सबसे वो मिल के गए, तो अच्छा लगा। अच्छा, 14 नवंबर को जिस दिन नतीजे आएंगे, सरकार अगर एनडीए की बन जाती है जैसा आप दावा करते हैं, तो क्या आपके 29 में से जितने भी विधायक जीतते हैं वो नीतीश कुमार को नेता बनाने के लिए वोट करेंगे? 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और पहली बात तो मैं करेक्शन कर दूं, 29 में से जितने भी नहीं जीते हैं 29 के 29 जीतेंगे। मैं ये मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, 29 के 29 आपको जीतेंगे, क्या ऐसा है? एक्चुअली पीयूष, मैं ना तैयारी करता हूँ हर सीट पे, मैं बहुत अध्ययन करता हूँ,
मैं बहुत गालियां भी खाता हूं, क्योंकि जैसे मेरे फैसले होते हैं, अब जैसे लोकसभा के वक्त भी मैंने जिन जिन को चुनाव लड़ाया, मुझे याद है कि जिस दिन मैंने सूची जारी की थी, मुझे अगले 3-4 दिन तक सिर्फ गालियां पड़ी थी। काफी लोगों ने बहुत सुनाया था कि ये तो यहाँ से कभी नहीं जी सकता, ये यहाँ पे गलत इसने दे दिया, ये चुनाव गलत हो गया, बहुत तरीके के। बट मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर, मेरे अध्ययन पर, मेरे मंथन पर, अलग अलग तरीके की सर्वे रिपोर्ट्स, इन सारी चीजों के ऊपर मैं काम करता हूं। तो मैं मानता हूं कि मैं हर सीट पे जब इतना समय देता हूं, मैंने 29 मेरे बहुत पहले फाइनल हो गए थे, बट आपने देखा होगा कि सूची निकालते निकालते मैंने समय लिया है। 38-40 नाम आपने दिए थे? मैंने 38 के करीब मैंने नाम दिए थे, और उसी पूल में से मेरे 29 बहुत पहले ही फाइनल हो गए थे। जब मीडिया में सब खबरें चल रही थी कि मेरी और मुख्यमंत्री जी के बीच में नाराजगी है, 4 सीटों पे पेच फंस गया है, कुछ नहीं था, सारी चीजें क्लियर हो गई थी। आई वाज जस्ट फाइनलाइजिंग कि यहाँ से बेस्ट प्रत्याशी कौन हो सकता है। नित्यानंद राय जी आपको मनाने आए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मनाने नहीं आए मैं घर के बाहर था उस वक्त, इसलिए हम मिले थे। आई नो, यस, मनाने नहीं आए थे। देखिए, पहली बात तो मैं उस चीज को क्लियर कर दूं, बिकॉज वो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं। ऐसे में उनके बारे में जब ये खबर चलती है कि मैं उनसे नाराज होकर गया, पहली बात तो मैं उस हैसियत में नहीं, और मेरे लिए वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, पारिवारिक दृष्टि से भी आदरणीय नित्यानंद जी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा उनको पिता तुल्य माना है, भले एज में इतना वो नहीं, बट मैंने माना है क्योंकि मेरे पिता के भी वो बहुत करीबी मित्रों में से, भाइयों में से वो रहे हैं। तो उस दिन पहली मुलाकात वो आए ही थे मेरी माँ से मिलने, उनसे मुलाकात करने आए थे। तो ऐसा नहीं कि मैं नाराज होकर ऑफिस चला गया था या कुछ। और उसके बाद जितनी राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग सीट को भी लेके एक ही बार क्लैरिटी ले लें, सो दैट बाकी अलायंसेस के साथ ये लोग सहजता से चीजों को सुलझा सके। तो हम लोगों ने 1-2 दिन बैक टू बैक मीटिंग की। तो मनाने की बात नहीं थी। हाँ, मैं लड़ जरूर रहा था कुछ सीटों पर अपने नेताओं के लिए, मेरे लिए कुछ सीटें मायने रखती थी, और भाजपा और जदयू का धन्यवाद कि उन्होंने उन सीटों के महत्व को मेरे लिए समझा। अब जैसे गोविंदगंज वाली सीट मेरे प्रदेश अध्यक्ष की सीट थी, और मैं मानता हूं कि ये बड़ा त्याग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया अपने अलाइज को अकोमोडेट करने के लिए। और यही खूबसूरती आई थिंक इस गठबंधन की है कि एक दूसरे का साथ देने के लिए हम लोग तत्परता से प्रयास करते हैं। मेरा वही सवाल था कि आप देखेंगे कि अगर नतीजे आ जाते हैं और एनडीए की सरकार बन जाती है, तो आप दोबारा देखने जाएंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने, या आप चाहेंगे कि विधायक डिसाइड करें, वो बैठे आपस में डिस्कशन करें, तब एक नया कोई मुख्यमंत्री आए? देखिए, आई थिंक मैं हर दल के बिहाफ पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, बट अपने दल के बारे में मैं जरूर बोल सकता हूं। और तभी जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जब इस बात को बोला भी कि विधायक आपस में बैठ के चुनेंगे, और तो छूटते ही प्रहार हुआ। सोशल मीडिया पर मैं देखता था कि राजस्थान में तो आपने ऐसा नहीं बोला, मध्य प्रदेश में तो आपने ऐसा नहीं बोला। वो ऐसे राज्य थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी को ही डिसाइड करना था। सो वो उस पोजीशन में है, उस दल के नेता होने के नाते, कि वो अपने दल के बिहाफ पे ये बोल सकते थे कि ये होंगे मुख्यमंत्री या ये होंगे मुख्यमंत्री। बट आज जब हम लोग बिहार जैसे राज्य की बात करते हैं, और जब यहाँ पे हम लोग एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, तो ये 5 दलों का ये गठबंधन है। ऐसे में हर दल की मर्यादा का ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रही है, और उन्होंने निभाया है। तो विदाउट स्पीकिंग ऑन एनीबडी एल्सेस बिहाफ, उन्होंने इस बात को बोला कि सारे विधायक बैठेंगे और चुनेंगे। मैं मानता हूं, जिससे मैंने अपने जवाब की शुरुआत की, कि लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जरूर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देंगे। पूरा समर्थन है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, और वो बार बार पूछ रहे हैं कि उनका चेहरा कौन है। मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी मेरी तरफ से तो जरूर होंगे, और मैं मानता हूं कि तमाम विधायक मिलकर, हैविंग सेड दैट, जिस सहजता से ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा कि हमारा चेहरा तो हो गया, भैया कैसे हुआ आपका चेहरा? क्या हम लोगों ने देखा नहीं? कितनी लड़ाई झगड़े के बाद अगर आपको चुना, तो भैया क्या चुना? अगर यही सहजता से राहुल जी जब 10-12 दिन यहाँ पे रह के गए, उस वक्त कहते थे, तो हम लोग मानते कि भाई सहज है। कुछ आपने डराया, कुछ उन्होंने आंख दिखाई, उसके बाद अगर आपके चेहरे को अगर चुना गया, ऐसे में ही जब सैनी जी के लिए कहा जाता है कि भैया मुख्यमंत्री, उनको किस तरीके से, कितना उनको लड़ना पड़ा है, क्या ये संदेश वो अपने समाज को देना चाहते हैं कि मुझे इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी है अपनी दावेदारी वहां पे पेश करने के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए? तो ये कतई सहज तो नहीं है। एक दूसरे के डर दबाव में घटक दलों ने अपने आप को सरेंडर करने का काम किया है। एक प्रश्न आपने जरूर खड़ा किया इस अनाउंसमेंट के बाद कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आपको लगता है कि वो मिसिंग है महागठबंधन के अंदर? ऑफ कोर्स मिसिंग है, एंड वहां पे इसलिए मिसिंग है भाई क्योंकि आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के सबसे बड़े दावेदार, स्वघोषित दावेदार आप बने फिरते हैं। आप ही का एमवाई समीकरण है, आपने ही अपने एमवाई समीकरण में एम को मुस्लिम मान के आपने उस समीकरण को तैयार किया है, और वाई में यादव।
मेरी शिकायत इतनी है कि जब एमवाई की आप बात करते हैं तो वाई में सिर्फ एक परिवार सीमित क्यों हो जाता है और एम से वोट बैंक बन के क्यों रह जाता है। वाई में अगर आप बात कीजिएगा क्यों आपके परिवार के अलावा कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। लालू जी अगर जेल जाएंगे तो आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनेंगी। इन दोनों का कार्यकाल पूरा होगा तो अगली पीढ़ी से इनका सुपुत्र ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। क्यों इनकी पार्टी से कोई और यादव नहीं आ सकता सामने दावेदार बनता हुआ। और जब मुसलमानों की बात करेंगे 2005 में जब मेरे नेता ने कहा था कि भैया किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मेरे विधायक उनका समर्थन करेंगे, तो उस वक्त आपको मुस्लिम प्रेम कहाँ गया। और आज जब मौका मिला आपको कि भाई जब अगर घोषणा कर ही रहे थे उप मुख्यमंत्रियों की तो साथ में कर देते कि भाई एक मुस्लिम कांग्रेस से होगा या लेफ्ट से होगा या फलाना ढिमकाना जो भी आपको करना था आप कर देते, बट आपने नहीं किया। तो ये दर्शाता है ना कि भाई आपने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक और बंधुआ वोट बैंक आपने समझ के रखा है। आपके पास भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है, अगर वो जीत जाते हैं तो आप चाहेंगे कि वो सरकार में मंत्री बने एनडीए की? मुझे लगता है मुझे लगता है ये तमाम विषय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र वाले ये विषय है। मैं कतई मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बट हाँ पार्टी की तरफ से अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, मैं अभी बहुत ज्यादा ब्रिज क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, अभी जिस परिस्थिति में पहले चुनाव जीतेंगे मजबूती से तब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, बट अगर ऐसी परिस्थिति बनती है जरूर पार्टी की तरफ से सारे सुझाव जाएंगे। वक्फ बिल को लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई, आपने जरूर वो तस्वीरें भी दिखी होंगी, वो बयान भी सुने होंगे, जिसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के सामने कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तेजस्वी की तो वक्फ बिल को फाड़ के फेंक देंगे। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता भाई, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बिहार विधानसभा में आप विपक्ष का नेतृत्व आप कर रहे हैं, ऐसे में ये जानकारी होनी जरूरी है आपको कि वो कोई राज्य का विधेयक नहीं था, वो केंद्र सरकार के द्वारा पारित था जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की भूमिका थी। आप उसको फाड़ के फेंक दीजिए ना, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो केंद्र सरकार के द्वारा पारित हो चुका है, अगर उसमें कोई संशोधन कोई फर्दर चेंजेस आ सकते हैं तो उसमें आपको लोकसभा राज्यसभा में ही जाना होगा और आपके 3-4 सांसदों से वो नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे बाहर के फेंकते रहिए, ये वही भ्रमित करने वाली बातें हैं। आप लोगों को गुमराह करते हैं, आप मुसलमानों को आप गुमराह कर रहे हैं कि अरे हम फाड़ के फेंक देंगे। क्या हो जाएगा फाड़ के फेंक दोगे? भाई कानून बन चुका है, वो उसमें संशोधन हो चुके हैं। और अगर इन्होंने खुद ये पढ़ा होता तो अपने मुसलमान भाइयों को जाके समझाते कि भैया जो संशोधन हुए हैं वो प्रो पुअर मुसलमान है, वो गरीब मुसलमानों के हित में किए हुए हैं। बट इनको चाहिए कि मुसलमानों के कुछ 2-4 मठाधीश बने रहें, उनके साथ इनका समझौता चलता रहे और उसके माध्यम से ये मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रखें। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर कहे जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को उनके समर्थक जननायक कह रहे हैं। आपको चोट दिल पे लगती है कि इस तरह की चीजें कही जा रही हैं? ऑफ कोर्स अब ये विषय है जो मैं शायद राजनीति से उठ के, अगर ये मेरे भी गठबंधन में कोई अपने नाम के आगे इस तरीके से लगा था, आज से नहीं बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भैया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ये हम लोग को शुरू से हम लोग के जहन में ये रहा है। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इस उपाधि को आप ले लीजिए ना, दुनिया भर की और उपाधियां हैं, आपको जो अपने नाम के आगे लगाना है आप लगाइए। अब जैसे मैं खुश हूं अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाने में, और ये वो बिहारी प्राइड, ये बिहारी अस्मिता, बिहारी सम्मान की लड़ाई थी जो मैं इतने समय से मैं लड़ रहा हूं, तो मैं उससे मैं बहुत खुश हूं। बट हैविंग सेड दैट आप कोई और उपाधि लगा लीजिए, बट जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक लेना, ये मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाता है जिन्होंने कर्पूरी साहब के विचारों पे चलने का कार्य प्रयास किया हो। एक प्रश्न जो बिहार के युवाओं से जुड़ा हुआ है, रोजगार की कमी होती है, युवाओं को हर बार पलायन करना होता है। छठ है, हम देख रहे हैं कैसे युवा जो है भर भर के ट्रेन में, लोग जो बिहार से दूसरे राज्यों में रहते हैं वो बिहार आ रहे हैं छठ में, यहाँ पर त्योहार मनाने के लिए आते हैं। आपको लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं विफलता रही है कि उतना रोजगार सृजन नहीं हो पाया जितना होने की जरूरत थी? नहीं, मैं इस बात को मैं ईमानदारी से मैं कबूल करूंगा कि अभी भी चीजों को बहुत बेहतर किए जाने की जरूरत है। एट द सेम टाइम मैं इस बात को भी मैं मानूंगा कि जिस दौर से जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि सामान्य परिस्थिति नहीं थी 2005 से बिहार को ऐसे लेकर आना। आपको ये समझना होगा, एक इमारत जो कि एक समतल जमीन पर खड़ी की जाती है उसको खड़ा करना आसान होता है, बट एक इमारत जिसमें पहले आपको खाई को भरना है और उसके ऊपर उस जमीन को पहले समतल करना है और तब इमारत का निर्माण करना है, उस खाई को भरने में जो समय गया है, ये कारण जरूर रहा है कि बिहार में जिस गति से विकास संभवतः हो सकता था। और इसीलिए आज भी कई बार जब हम लोग को टोका जाता है कि भाई कब तक आप लोग जंगल राज की याद दिलाकर आप लोग लोगों से वोट आप लीजिएगा, वो याद दिलाना जरूरी है। क्योंकि अगर गलती से भी जो फर्स्ट टाइम वोटर है जिसको नहीं पता कि 90 का वो दशक कैसा था, मुझे लगता है हम लोग वो एक ऐसी पीढ़ी है और संभवतः आखिरी ऐसी पीढ़ी है आप और मैं
जिनको 90 का वो दशक कैसी भयावह परिस्थिति होती थी बिहार में वो याद है या वो जानते हैं। पर 2005 के बाद जिन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही शासनकाल देखा है और जो आज जब रील्स स्क्रॉल करता है तो देखता है कि अरे भैया दिल्ली ऐसा है, बंबई ऐसा है, तो मेरा बिहार ऐसा क्यों नहीं। उनको ये जानना जरूरी है कि उससे पिछले 90 से लेके 2005 तक का बिहार कितना बुरा था, और वहां से अगर कोई बिहार को निकाल कर लेकर आया तो मौजूदा मुख्यमंत्री ही निकाल कर लेकर आए हैं। यकीनन स्कोप बहुत है और मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए गोल्डन एरा होंगे, जहां मेरे प्रधानमंत्री जी का समर्पण, मुझे लगता है पिछले 1 साल में बिहार उनके लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है ये देखने को मिल ही गया। उनका 11-12 बार बिहार आना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके बाद जिस तरीके से लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहारियों को समर्पित करके गए हैं, शुभारंभ ही नहीं शिलान्यास तक उन्होंने करने का कार्य किया है। मैं मानता हूं ये डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल में बिहार को यकीनन वहां तक लेकर जाएगी जहां पे हम लोग देखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक पिक्चर ट्वीट की है, दरअसल वो पिक्चर वो है जो 2024 में भी उन्होंने ट्वीट की थी। इसमें छठ मैया का जो सेलिब्रेशन है, जो पूजा है, उसकी एक फोटो है, और जो मैसेज 2024 में लिखा था वही मैसेज और वही फोटो 2025 में भी उन्होंने लिख दी है। क्या कहेंगे आप इसको, इस सोच को, इस ट्वीट को देखते हुए क्या कहेंगे आप? कई बार मेहनत करने से कुछ लोग कतरा जाते हैं। कौन इतनी मेहनत करे दोबारा से, वो क्रिएटिव तैयार करे, वो कंटेंट लिखने का काम करे। तो मुझे लगता है बहुत इजी रहा होगा कि कॉपी पेस्ट कर दें। उस वक्त भी संभवतः 24 में, इस वक्त चुनाव का माहौल तो नहीं था, तब तक परिणाम आ चुके थे, तीसरी सरकार बन चुकी थी, बट वही है कि कॉपी पेस्ट करते तो ज्यादा आसान रहता। ये तो है राजनीतिक प्रश्न। कुछ प्रश्न जो मैं यहाँ पे इंटरव्यू करने आ रहा था तो मैंने लोगों से पूछे, तो उन्होंने कहा कि चिरागी से जरूर पूछना। पहला प्रश्न ये है कि चिराग पासवान शादी कब करेंगे, घर कब बसाएंगे? अरे प्रभु यार, मतलब चुनाव के समय ऐसे प्रश्नों के क्या मायने, ऐसे प्रश्नों के वैसे भी कोई मायने नहीं होते हैं, बट चुनाव के समय तो कहते ही नहीं। एक प्रश्न और आया है कि सुनहरी बाग वाले घर पे शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप लोगों ने जो आजकल शुरू किया है, व्हाट इज दैट, रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हाँ, तो उसमें भी मैंने कई बार आप लोगों को इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए मैंने सुना है। मुझे लगता है लोकसभा के तुरंत बाद में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मैं लग गया था, तो वो समय ही नहीं मिला घर शिफ्ट करने का। बट मुझे लगता है अब इन विधानसभा के चुनाव क्या कर लूंगा। क्या आप अपने आप को 10 साल बाद सीएम के तौर पर देखते हैं? अभी नहीं, 2030 में नहीं, 35 में देखते हैं आप? हाँ, मतलब मैं इसको ओपन एंडेड नहीं रखूंगा 2030-35। हाँ, मतलब 30 में मैं जरूर चाहूंगा कि, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं राजनीति में आया ही बिहार और बिहारियों के लिए हूँ, और तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे इस बात का विश्वास हुआ है कि दिल्ली में रहकर मैं जिस सोच, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं दिल्ली में रहकर धरातल पे मैं नहीं उतार सकता। उसके लिए मेरा बिहार में रहना जरूरी है। तो मैं 2030 तक मैं मान के चलूंगा कि मैं पूर्णतः अपने आप को बिहारियों के लिए समर्पित कर दूं। एक आखिरी प्रश्न, फिर इंटरव्यू खत्म करते हैं। चिराग पासवान जब मन में दुखी हो, तो कोई बिल्कुल आपको दुख होता है, इंसान है, दुख होता ही है, दुखी होते हैं, जब कुछ व्यथा आती है तब क्या करते हैं? मूवी देखते हैं, टाइम पास कैसे करते हैं, माँ के पास जाते हैं, क्या होता है, क्या चीज करते हैं जब आप? मैं ये सारी चीजें करता हूँ एक्चुअली। पहले तो मैं ध्यान लगाता हूँ, थोड़ी देर मेडिटेट करता हूँ। मेरे लिए बेस्ट वे किसी भी तरीके की एंगर, आक्रोश, नेगेटिविटी को अपने से बाहर करने का सिर्फ मेडिटेट करना है। तो मैं 5-10 मिनट में एकांत में मैं कमरा बंद करके मेडिटेट करता हूँ ताकि वो नेगेटिविटी को मैं न्यूट्रलाइज कर सकूँ। आई सिट विद माई मदर, आई टॉक टू हर अ लॉट। वो शी इज वन, मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो उनके साथ मैं सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। तो उनके साथ मैं जरूर बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ। और ओटीटी प्लेटफॉर्म को मैं बहुत एक्सप्लोर करता हूँ। मैं जरूर, कोई लेटेस्ट सीरीज आई है, जब भी मौका मिलता है, रात में भले 2 घंटे ज्यादा जग जाऊंगा बट कुछ देखता जरूर हूँ, सो दैट एक फ्रेश माइंड। इलेक्शंस के टाइम भी मिल जाता है समय? कम मिलता है बट प्रयास फिर भी करता हूँ। तो चिराग पासवान, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, पिछली बार हमको इंटरव्यू देने वाले थे कि गला खराब हो गया था, लेकिन आज ये मौका मिला और इस इंटरव्यू में उन्होंने उन सभी प्रश्नों के जवाब दिए जिन प्रश्नों के जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है।